बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ चार्ट्स दिखाए थे जो एफबीआर के चार्ट्स थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली की के एसेट्स क्या हैं एफबीआर के मुताबिक, नैब के मुताबिक नहीं। नैब ने तो सिर्फ उसको कोट किया है अदालत में। एफबीआर के मुताबिक वो डिक्लेयर्ड एसेट्स कौन से हैं, डिक्लेयर्ड इनकम कितनी है, 2009 तक कितनी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि 2009 के बाद 77 मिलियन से कैसे 2300 मिलियन पर चली गई। फिर मैंने आपको कुछ टीटीज के बारे में बताया था। तो कुछ चार्ट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे और फिर मैंने कहा था आखिर में कि एक ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको इस पूरे खेल को समझने में मदद मिलेगी। तो अब मैं ये ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जरा इसको ऊपर से देखना शुरू करें, नीचे तक आए तो आप समझ पाएंगे कि ये आखिरी जो डेकेड है उसके अंदर क्या हो रहा था। यानी पहले तो चलिए सादा तरीके से काम हो रहा था, बच्चे छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर टीटीज आना शुरू हुई। फिर मैंने आपको बताया था कि जो टीटीज हैं उसके बारे में अच्छे वाले अकाउंटेंट्स ने यकीनन समझाया होगा कि भैया आप गलत खेल खेल रहे हैं, ये आपके गले की हड्डी बन जाएंगी। ये टीटीज आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको जो टीटीज आ रही हैं ये अगर अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं मौक़िफ़ ये है शरीफ फैमिली का कि ये जो टीटीज हैं ये हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आई है मुख्तलिफ लोगों की। अच्छा, अब नैब ये सवाल करता है कि अगर ये आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो जाहिर है आपने इसका प्रॉफिट भी दिया होगा। तो बताइए प्रॉफिट का रिकॉर्ड क्या है, यानी इन्वेस्टमेंट आपने किस कंपनी में की है। ये जो 134 मिलियन की टीटी आ गई, 219 मिलियन की टीटी आ गई, ये टीटीज जो हैं वो आपने कहां इन्वेस्ट की और फिर उस पर जो प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट का रिकॉर्ड कहां है जो आपने उसको वापस किया, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बल्कि वो जो टीटीज आती हैं वो पैसे प्रॉपर्टीज खरीदने में और रोजमर्रा के कामों में खर्च हो जाते हैं। कहीं विस्प्रिंग पाइन के विलाज आ जाते हैं, कहीं प्लॉट आ जाते हैं जौहर टाउन में, कहीं कुछ और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कहीं मॉल टाउन के घर आ जाते हैं। तो ये जो टीटीज या टेलीग्राफ ट्रांसफर जो हैं इसके प्रॉफिट की रकम वापस उन लोगों को नहीं भेजी जाती। और फिर इसमें दूसरा सवाल है कि जो टीटीज जिन लोगों के नाम पर आई हैं, आपने बड़ा फेमस सुना हुआ है जी, पापड़ वाला है, ये वाला है, फलूदे वाला है, ये वो उन लोगों के नाम पर टीटीज हैं जिन बेचारों को खुद पता नहीं है कि और जो कभी गए नहीं है बाहर, तो उनके नाम पर ये बना के जो है वो टीटीज भेज दी गई हैं ताकि ये ट्रेस ना किया जा सके। तो अब लेकिन शूमिया किस्मत के ये मामला खुल गए और फिर यहां तक बात पहुंची। अब जरा मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क आप देख लें, इसमें सबसे ऊपर आपको दो नाम नजर आ रहे हैं, मसरूर अनवर एक एम्प्लॉय हैं और शुएब कमर ये दूसरे एम्प्लॉय हैं। और ये दोनों जो हैं ये जो पैसे हैं दूसरे अननोन सोर्सेज से कलेक्ट करने का काम करते हैं, मुबैना तौर पर इन पर ये इल्ज़ाम है। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये अदालत में पेश होते हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था और आजकल जमानत पर यहाँ हैं। शुएब कमर और मसरूर अनवर और बाकी लोग ये अदालत में जब आया करते थे, जब ये इनको अरेस्ट रखा हुआ था और हथकड़ियाँ लगाकर इनको पेश किया जाता था, तो मैं अक्सर इन लोगों से सवाल किया करता था और मैंने इनमें से कुछ लोगों से पूछा कि भाई ये आप पैसे जो हैं वो कहाँ से आते थे आपके पास, आपको नहीं पता था ये पैसे जो हैं वो अननोन सोर्सेज से आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता होता, तो हम तो मुलाजिम थे 20-25 हज़ार रुपए के, हमें कहा जाता था कि ये रकम शरीफ फीड से आ रही है तो ये पकड़ लो, गिन लो, काउंट कर लो, फलां को दो। तो हम तो मुलाजिम थे, हमारा इतना ही काम था कि हम यहाँ से पैसे पकड़ते थे और यहाँ जो है वो दे देते थे, पैसे गिनते थे, दे देते थे, फलां जगह चाहते थे, हम कैश कलेक्ट करते थे, कैश गिनते थे, आगे पहुँचा देते थे, तो हमारा इतना ही काम था, हमें नहीं है। यह आर्गूमेंट जब हम कानूनी लोगों के सामने रखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इन लोगों का क्या कसूर है, बेचारे तो 20 हज़ार रुपये के मुलाजिम थे, ये तो पैसे आते थे, काउंट करते दे देते थे। तो वो कहते थे कि अगर ये इतने अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं कि इनको कुछ पता नहीं था, तो ये वादा मुआफ गवाह क्यों नहीं बनते कि बयान दें ना उनके खिलाफ और सारी बात हकीकत बताएं। लेकिन हकीकत ये है कि चूंकि इनकी फैमिलीज को ये ड्यूरिंग जब ये जेल में थे उस वक्त भी सपोर्ट किया जाता था, तो ये उनकी अभी भी तारीफदारी करते हैं और उन्हीं के गुण गाते हैं, तो ये वादा मुआफ गवाह भी नहीं बनते और हकीकत भी नहीं बताते। तो इसलिए ये शरीक जुर्म थे, इनको सब पता था 2 नंबर काम हो रहा है। ये जाहिर है नैब और उसके प्रोसिक्यूटर्स और उनकी टीम और इन्वेस्टिगेटर्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का मौक़िफ़ हो सकता है। अच्छा, अब सबसे ऊपर आप देखिए कि मसरूर अनवर और शुएब कमर जो हैं ये अननोन सोर्सेज से रकम कलेक्ट कर रहे हैं। अब अननोन सोर्सेज से मुराद ये है कि वो कोई इनकी कंपनी का प्रॉफिट भी हो सकता है, वो टीटी के पैसे भी हो सकते हैं, वो कहीं से बैंक से लोन लिया हो अगर किसी गुड नेचर कंपनी ने या किसी और इनकी जो बेनामी कंपनी है वहाँ से कैश आ रहा है वो भी हो सकता है, फिर कोई किकबैक भी हो सकती है, कोई ठेका हुआ है किसी मोटरवे का उसमें से कोई पैसे हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये अननोन सोर्सेज हैं, यानी जेन्युइन पैसा भी हो सकता है और इलीगल पैसा भी हो सकता है। इसके बारे में मालूम नहीं है कि पैसा कहां से आता था, लेकिन एजम्पशन यही है कि ये वो तमाम पैसा इलीगल तरीके से इकट्ठा होता था और किकबैक्स की रकम हो सकती है, रिश्वत की रकम हो सकती है, या वो जो शहबाज शरीफ के अकाउंट में 25 जो है वो करोड़ रुपए का चेक आता है, उनसे पूछा जाता है कहां से आता है, वो कहते हैं जिसने भेजा उससे पूछे, मुझे क्या पता, पार्टी फंड के नाम पे कई पैसे आए हुए हैं। तो ये सारे पैसे इकट्ठे होकर कहां आते हैं जी, कैश डिलीवर होता है 55K मॉडल टाउन लाहौर में, जहां पर इसको कौन रिसीव करता है, फजलदाद अब्बासी,
ये कैश इसको कलेक्ट करता है और कैश कलेक्ट करके काउंट करके इसको लेकर जाता है मनी चेंजर्स के पास। तो ये फजल दाद अब्बासी भी एक बुजुर्ग हैं, कोई इनकी उम्र देखने में मुझे ये लगते हैं कोई 60 के अराउंड होंगे। सफ़ेद बाल हैं सारे इनके, सफ़ेद दाढ़ी शेव करते हैं वैसे, लेकिन शेव बड़ी होती है, सफ़ेद मुकम्मल तौर पर सफ़ेद बाल हैं। तो 60 और 65 के बीच में होंगे फजल दाद अब्बासी। तो ये फजल दाद अब्बासी साहब जो हैं ये इन दोनों से 55 के मॉडल टाउन में रकम रिसीव करते थे और फिर उसको इनकी जिम्मेदारी थी ये रकम इकट्ठी करके मनी चेंजर्स को देकर आना। मनी चेंजर के पास आती थी कासिम कयूम साहब। अब कासिम कयूम जो हैं ये मनी चेंजर हैं, ये 55 के मॉडल टाउन से आने वाली रकम को जो है वो इकट्ठा करते थे, काउंट करते थे और फिर जो है वो आगे पहुंचा देते थे बतौर मनी चेंजर। अब कासिम कयूम जो हैं ये सारी रकम जो आ रही है इसको लेकर जाते थे शाहिद रफीक के पास, और शाहिद रफीक और आफ्ताब महमूद, यानी ये रकम थ्रू मनी चेंजर ये पहुंच जाती थी आफ्ताब महमूद के पास और शाहिद रफीक के पास। अब ये आफ्ताब महमूद जो है ये प्रूवर हैं और शाहिद रफीक जो हैं ये यूके से टीटीज लगाने का काम करते थे। अच्छा, अब ये आफ्ताब महमूद फिर आप जानते हैं कि अरेस्ट हुए और इन्होंने फिर अपना पासपोर्ट जो है वो सरेंडर कर रखा है नैब के पास। तो ये कासिम कयूम से रकम पहुंच जाती थी शाहिद रफीक और आफ्ताब महमूद के पास। जब इनके पास जाती थी और ये टीटीज लगा के भेजते थे तो टीटीज आ जाती थी वापस। यानी अब देखिए सर्कल क्या चल रहा है, सर्कल ये चल रहा है अननोन सोर्सेज से रकम आती है, वो रकम आपके पास जो है वो कलेक्ट होती है आपके 55 के मॉडल टाउन में, लेकिन उसको लीगल बनाने के लिए बाहर भेजा जाता है। बाहर भेजा जाता है बाहर के यानी मनी चेंजर के थ्रू, बाहर से फिर टीटीज लगती हैं। टीटीज लग के, टीटीज चूंकि वो एक लीगल टर्म है, लीगल चीज है, तो वो सारी ब्लैक मनी लीगल होकर वापस आ जाती है। ये नैब का केस है, ये इल्जाम है कि वो सारी इलीगल मनी, ब्लैक मनी लीगल होकर टीटीज के थ्रू वापस आ जाती है। तो अब आप यहां देखें नुसरत शहबाज साहबा इनके अकाउंट में आ रही हैं जनाब 147 मिलियन की टीटीज, हमजा शहबाज के पास आ रही हैं 181 मिलियन की टीटीज, और राबिया इमरान के अकाउंट में आ रही हैं 57 मिलियन की टीटीज, जवेरिया के अकाउंट में आ रही हैं 31 मिलियन की टीटीज, और सलमान शहबाज के अकाउंट में आ रही हैं 1179 मिलियन की टीटीज। सलमान शहबाज के अकाउंट में सबसे ज्यादा टीटीज आई हैं। इन टीटीज से जो नुसरत शहबाज के अकाउंट में आई, या हमजा शहबाज के अकाउंट में आई, या सलमान शहबाज के अकाउंट में आई, इन तीनों टीटीज जो इनके पास रकम आई है इससे खरीदी गई हैं फिर प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज जो इस रकम से खरीदी गई हैं उसकी वैल्यू है 472 मिलियन। तो 472 मिलियन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन पैसों से खरीदी गई हैं और फिर कुछ पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट हुए हैं। तो अब ये जो नैब की अंडरस्टैंडिंग ये है कि शहबाज शरीफ साहब की फैमिली करती ये रही है कि जितने पैसे इनको पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर इलीगल मीन्स से इकट्ठे होते थे, इन सबको इनके जो कैश बॉयज हैं मसरूर अनवर और शुएब कमर, इतना तो ये जो है वो ये लोग इतना तो इतराफ करते हैं अदालत में कि जी हाँ हमने, अभी वैसे इन पर जरा नहीं हुई, बयानात नहीं हुए, लेकिन ये कहते हैं कि जी ये पैसे जो हैं ये हम कैश करते रहे। ये तो वो मानते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता ये पैसे कहां से आते थे, और यही बयान वो अदालत में भी देंगे। और फिर ये फजल दाद अब्बासी और फिर कासिम कयूम और फिर ये सब चीजें जो है वो आगे होते और फिर ये सारा पैसा घूम के टीटीज में आ जाता था। तो ये चार्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है पूरे इस खेल को सादा अल्फाज में कि ये टीटीज का क्या चक्कर है और ये सब काम कैसे हो रहा था। अब पैसे यहीं से जाते थे और अननोन बंदों के, पापड़ वाले और फलूदे वाले और अननोन बंदों के नाम पर जो है वो टीटीज बन के आ जाती थी, और वो टीटीज जो हैं वो चूंकि लीगल होती हैं तो और बैंक ट्रांजैक्शन होती है, तो बैंक्स का भी पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर आप देख लीजिए कि बैंक अल-फला और फलां सारे बैंक जो हैं, इन तमाम बैंक्स में ये पैसे टीटीज आया करती थी। और चूंकि बैंक्स को के पास तो एक लीगल चीज आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो बैंक के लिए वो एक लीगल चीज है, लेकिन उसका सोर्स जो है वो नैब के बकौल इलीगल है, क्योंकि ये अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है जिसको शहबाज शरीफ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब ये जो एक और वैसे ग्राफ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूं, आप इसको समझना मुश्किल नहीं होगी। अगर आप यहां पर वीडियो को रोक कर इसको पढ़ना चाहें, ये ग्राफ आप देख लें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये शहबाज शरीफ साहब की जो जाली कंपनियां या उनकी फैमिली की कंपनियां, यूनिटास और निसार ट्रेडिंग कंपनी और ये और वो सारी कंपनीज जो आप दाएं बाएं ये पूरी देख रहे हैं, इससे भी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कंपनीज का जाल बिछाया गया था। तो ये है कहानी जनाब शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन FIO को वो ये कहते हैं
कि जी अदालत को ये कहते हैं कि मैं तमाम सवालों का जवाब दे चुका हूँ, मुझसे बार बार क्यों पूछते हैं और मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं और मेरी आवाज़ को दबाने के मुतरादिफ है ये जो कुछ आप कर रहे हैं। ये बतौर अपोजिशन लीडर मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो डेटा है, ये जो चीज़ें हैं, इस सवालों का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।